त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 392 पर्व विशेष ट्रेनों के संचालन करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार त्योहारी मौसम को देखते हुए ऐसी अंदेशा है कि यात्रियों की भीड़ उमड़ सकती है, लिहाजा पर्व विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है। रेलवे की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान छुट्टियों की वजह से मुसाफिरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य जगहों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहारी सीजन में चलाई जा रही ट्रेनों में 10 जोड़ी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, राजस्थान, गुजरात से बिहार और गोरखपुर तक चलेंगी। ये पर्व विशेष ट्रेनें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी, जिन पर विशेष रेलगाड़ियों का किराया लागू होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में लागू लॉकडाउन में रेलवे का परिचालन ठप कर दिया गया था। वहीं अनलॉक के 5वें चरण के तहत रेलवे ने 300 से अधिक मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू की है। ये ट्रेनें देश भर में नियमित तौर पर चलाई जा रही हैं, जबकि त्योहारों को लेकर चलाई जा रही नई ट्रेनों का संचालन सिर्फ 30 नवंबर तक ही रहेगा। वहीं आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के काकरपुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल बाइक सवार युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया है। हालांकि हादसे के बाद रोडवेज चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आगरा पुलिस ने चोरी की घटना का एक खुलासा किया है। बता दें कि आगरा थाना सदर पुलिस ने 3 अक्टूबर को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि चोरी का खुलासा करने के लिए सीओ सदर के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए सभी चोरों को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। इस तरह के बड़े मामलों में हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस कस्टडी रिमांड दाखिल किया था, तो कम से कम जो घटना के पूरे तार हैं, जो असलाह बरामद की है और सबूत जैसी बातें हैं जिनको जुटाने का काम पुलिस को करना था, वो फिलहाल नहीं हो पाएगा। देखिए, इसी माह 3 अक्टूबर को थाना सदर के बुद्धू कटरा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति कमल किशोर के घर पर दिन में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें उनके घर में रखे हुए ज्वेलरी के आइटम्स और कुछ कैश को चोरी करके ले गए थे, जिसका मुकदमा हम लोगों ने तत्काल दर्ज किया था। वहीं बलिया में हुए गोलीकांड मामले में डीआईजी का बयान सामने आया है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में डीआईजी ने कहा कि अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस कस्टडी ली जाएगी, क्योंकि असलाह अभी बरामद नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में पीसीआर 1 हफ्ते में दायर करने की बात की गई है। साथ ही साथ डीआईजी ने कहा कि दूसरे पक्ष की भी जांच करने की कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में जो भी तथ्य सामने आएगा उसकी जांच कर कार्रवाई होगी। कोई कंफ्यूजन अपने मन में न रखें और मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना भी है कि कोई किसी प्रकार का र्यूमर या कंफ्यूजन क्रिएट भी मीडिया के माध्यम से मत करें। पीसीआर हम 1 सप्ताह का अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने जा रहे हैं। इसकी एक विधिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। पुलिस को उसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल जानकारी है बजाय तो पुलिस पीसीआर अप्लाई 1 सप्ताह के लिए करने जा रही है। मैं आपकी जानकारी की दूसरा पक्ष की एफआईआर नहीं दर्ज की है, उनका आरोप है कि पुलिस पक्षपात कर रही है। देखिए, माननीय सांसद जी अभी मिले, उन्होंने तथ्य रखे हैं। अब खबर फतेहपुर से है, जहां 24 साल पुराने केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि कानपुर अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर 3 ने 3 लोगों की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 24 साल पुराने मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खागा कोतवाली के बस स्टॉप के पास 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 5 लोग बरी हो गए थे। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपियों ने कहा है कि अदालत ने इंसाफ नहीं किया है। वहीं कानपुर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के 12 सिरोही में रिटायर क्लर्क की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद उद्योग निदेशालय के रिटायर क्लर्क जयनाथ सिंह ने जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि दबंग दीपू यादव ने जेसीबी लगाकर रिटायर क्लर्क की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। साथ ही साथ दबंगों ने पीड़ित के बेटे पर भी जानलेवा हमला कर दिया। पिछले दिसंबर को मेरे पिताजी ने एक प्लॉट लिया था कल्याणपुर 12 सिरोही में, सरकारी अस्पताल के बगल में, आरआजी नंबर 1703।
दीपू यादव द्वारा वो बेचा गया था, जिसमें मुझे 161 गज की रजिस्ट्री करी गई थी। और जब मैं आज उस घर उसको बनवाने गया तो मुझे वो प्लॉट कम नापा जा रहा था, जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी सूचना मैंने कल्याणपुर थाने में भी बताई। उसके बाद शाम को मैं वहाँ घूमने निकला तो देखा मेरे प्लॉट में जेसीबी चला के दीपू यादव और अपने 10-12 लोग असलाहों के साथ वहाँ कब्जा ले रहे थे। विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब खबर मेरठ से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया सीएम के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला मवाना हस्तिनापुर के बीच गंग नहर का है, जहां अवैध रूप से चल रहे मिट्टी खनन को रोकने पहुंची राजस्व टीम पर दबंग माफियाओं ने हमला बोल दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार उदयवीर सिंह, कानूनगो अंकुर अंतल और लेखपाल अजय कुमार से खनन माफियाओं ने गाली गलौज करने के साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम कमलेश कुमार गोयल ने मामले पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टीम को थाने भेजा और साथ ही साथ खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनगो अंकुर अंतल ने थाना मवाना में तहरीर भी दे दी है। मुख्यमंत्री खनन माफियाओं पर लगाम लगाने की हरदम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतनी बुलंदी पर हैं कि योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी राज में उनके ही अधिकारी सुरक्षित नहीं है। राजस्व विभाग की टीम पर खनन माफिया द्वारा जानलेवा हमला होता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधिकारी अपनी जान बचाकर थाने परिसर में पहुंचते हैं और एसडीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार कब तक इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाएगी। वहीं मेरठ में मिशन शक्ति के तहत मेरठ पुलिस लाइन में जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि इस रैली में तमाम अधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों को अधिकारियों ने शोल्डर कैमरे भी दिए, जिससे कि वह फील्ड में अपनी ड्यूटी के दौरान उनका इस्तेमाल कर सकें और घटना को रिकॉर्ड कर सकें। साथ ही साथ रैली में नारी रक्षा नारी सम्मान का नारा भी दिया गया। यह रैली शहर के विभिन्न इलाकों से निकलेगी और महिलाओं को साथ साथ युवतियों को भी जागरूक करेगी। शक्ति का अभियान शुरू हुआ 17 तारीख से। इसमें सभी अंतर विभागीय जितनी भी महिलाएं और बालिकाएं संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, स्वावलंबन से, सुरक्षा से है, उसको सबको इकट्ठे लेते हुए अभियान शुरू किया गया है और आगे ये अप्रैल तक, ये मार्च तक जारी रहेगा। और उसी के क्रम में आज विशेषकर यहाँ पर जो पुलिस विभाग की जो रैली है उसको फ्लैग ऑफ करा गया है। और मिशन शक्ति जो है ये चाहे सप्ताह भर का है अभी और बाद में भी चलेगा, लेकिन मेन चीज़ है कि फोकस्ड एक अप्रोच रहेगी जो हमारी महिलाओं की तरफ सुरक्षा और बाल अपराधों को रोकने की बात है। इसमें फोकस अप्रोच के साथ साथ एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी आज आपने देखा जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसमें सेंसिटाइज किया गया और इसके ज़रिए हम न केवल अपनी प्रेजेंस वहाँ पे स्ट्रीट्स पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए हम एक बड़ा गोल ये है कि वो सारे एरियाज़ को चिन्हित किया जाए जहाँ पर महिलाओं को चलने में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, ताकि हम वहीं मेरठ के ऊर्जा भवन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचायत किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जबरन गेट खुलवाकर भवन में घुस गए। वहीं ऊर्जा भवन के भीतर किसान दर्री बिछाकर बैठ गए और पंचायत शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि किसानों को देखते ही बिजली अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ऊर्जा भवन में महापंचायत की तैयारी कर रहा था। इसके लिए संगठन ने पिछले कई दिनों से किसानों से जनसंपर्क करते हुए अभियान चलाया। कि हम लोग यहाँ सभी क्षेत्र से किसान आए हुए हैं और ये बिजली विभाग चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार में। बिजली विभाग भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। एक भी रुपया बिना लिए कोई काम नहीं करता। चाहे किसान का कोई भी काम हो, पहले इन्हें पैसा चाहिए, बाद में ये काम कराते हैं।